हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम रेडॉक्स रिएक्शन के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो कि ये कंफर्म करेंगे कि आपका चैप्टर जो है स्ट्रांगली अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो ये हमारे बेसिक लेवल 1 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ना। इसके बाद अपन लेवल 2 भी लाएंगे, लेकिन ये लेवल 1 मतलब है IIT नीट जेई सब के लिए है ना। पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लिया है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं फिलहाल के लिए इसको सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन था कि विच रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ऑटो रिडक्स और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपको डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब समझना होगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है, अगर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो बेसिकली एक ही स्पीसीज़ का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए और एक का रिडक्शन भी होना चाहिए। तो वही अपने पास होता है डिसप्रोपोर्शनेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑयल, ऐसे याद रख लो, ऑयल से ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे पहला अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए में अगर हम देखते हैं, लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन थे, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहला रिएक्शन जो है यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे अगर देखोगे फ्री स्टेट में है तो ये अपने पास 0 में होगा, और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ये हमारे पास नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे ClO3 माइनस, अगर यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट Cl का निकालेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा और 6 + 5 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ये इसका ऑक्सीडेशन, +5 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये है, समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो ये +3 2 6, 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो +5 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे किस में होता है, H2O2 है। तो अगर आप बनाना चाहोगे स्ट्रक्चर, तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर जो होता है वो तो अपन नहीं जा रहे हैं। तो ये अपने पास ऑक्सीजन यहाँ पे -1 होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये 0 में है, और यहाँ पे H2O देखोगे तो H2O का अगर आप निकालोगे तो किस में आएगा, ये भी आपके पास +1 -1, और ये कितना है, +1 -1। तो ये आपके पास +-1 होगा, है ना, -1, और ये आपके पास तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 है। अब यहाँ पे अगर आप देखो -1 से किस में जा रहा है, -2 जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर देख लो, ये 0 में है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे यहीं पे देख लो, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, यहाँ पे ये क्रोमियम +6 में होगा, और यहाँ पे तो क्रोमियम है ही नहीं, एक ही क्रोमियम है। और वो क्या दिखाएगा, 2x और 3 2 6, अपने पास कितना जाए, इसको हम निकालेंगे, 2x 3 2 6, ये आ जाएगा +3 में, केवल रिडक्शन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आप पढ़ लो कि 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड, ठीक है, 3 ग्राम एन ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ मेटल है। तो हम मेटल का ऑक्साइड एक लिख ले यहाँ पे, है ना। तो मेटल का ऑक्साइड लिख ले, 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो हम एक मेटल मान लेते हैं और उसका ऑक्साइड है MOX, कुछ भी मान लेते हैं, है ना। इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स क्लोराइड, ठीक है भाई, इसको क्लोराइड में अपन कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा MCl। अब यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू क्या है वो कैसे पता चलेगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2। तो एक बात तो कंफर्म हो गया, यहाँ पे जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके आता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन मेटल कौन सा है नहीं पता है, तो यहाँ पे हमारे पास X मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1। तो यहाँ तो आपके पास 1 पता चल गया, लेकिन Cl पे कितना होगा वो नहीं पता है, तो उसको अपन ने X मान लिया। अब ये कितना वेट गिवन था, ये 3 ग्राम आपको गिवन था, और इससे क्या बन रहा था, 5 ग्राम ये बन रहा था। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल आपसे पूछा था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है भाई। आइए इसको देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, M2OX इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ
यहाँ पे हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे किसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MCLX। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट का, वो भी आप समझो। तो इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में वो होता है वेट अपॉन वेट, सॉरी हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखने थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ना, जो ऑक्साइड के इक्विवेलेंट वेट नहीं होगा दोस्तों, है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होंगे ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ये और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड जो है वो। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है अपने पास, इक्विवेलेंट वेट बराबर हम कलर चेंज कर लेते हैं, वो होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये अपने पास नंबर, ये हमने क्या लिख लिया, एक सेकेंड, ये अपने पास हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर, ये क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर। अब आप कहोगे सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो निकलता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, ठीक है, ये होता है एग्जैक्ट फार्मूला। तो ये फार्मूला थोड़ा सा स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको याद रखना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ये हो गया। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो आप यहाँ पे निकाले भाई, कैसे निकालोगे, तो वेट आपको गिवन था, यहाँ पे वेट कितना था भाई 3 गिवन था, और हम यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो वेट को आपको गिवन था, इक्विवेलेंट वेट आप क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या लिख लोगे, ऑक्सीजन ही तो है। उसी तरीके से यहाँ पे वेट कितना था 5 और डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड लिख लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसका तो अपन को पता नहीं था, तो हम मान लेते हैं 3 है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या है, EM मान लेते हैं। ऑक्सीजन के बारे में तो पता है, ऑक्सीजन के बारे में अगर आप निकालोगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 × 60 मॉलिक्यूलर वेट, और एन फैक्टर अगर आप निकालोगे ऑक्सीजन का तो उसके ऊपर चार्ज कितना होता है भाई, 2 होता है, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, और वहाँ पे हम 2 क्यों लिख रहे हैं, एक ही ऑक्सीजन है, गैस तो है नहीं, है ना, ये यहाँ पे अपन को उसके बारे में तो पता नहीं था, तो ये 16 हो गया। ऑक्सीजन भी चार्ज कितना है, जो चार्ज होता है वही वैलेंसी फैक्टर, तो ये हो गया 2। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और मेटल का बारे में आपको पता नहीं तो अपन EM लिख लेते हैं, और क्लोरीन के केस में आप निकालोगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट 35.5 होता है, और डिवाइड बाई आप चार्ज कितना होता है 1 होता है ना क्लोरीन पे। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे और सीधे सीधे आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास, E बराबर आप निकालोगे 33.25। तो ये हो गया आंसर। तो इसमें आपको ये बात याद रख लेना है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर करने और फिर आपको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट बातें, आप याद रख लेना। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व जैसे ही करते हो, इसमें क्या गिवन है, एन आयन इज रिड्यूस टू द एलिमेंट व्हेन इट एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है, 6 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयन, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयंस आपसे पूछा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है वो बराबर होता है आपको मोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। अच्छा, एन फैक्टर भी निकालने का तरीका होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मोल क्या होता है, अब मोल का अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पता हो तो मोल क्या होता है, मोल बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर Na होता है। तो यहाँ पे आपको मोल अगर निकालना, मोल को हम N से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, कितना गिवन है, 6 × 10⁻20, और एवोगैड्रो की वैल्यू कितना होता है, हम ऑल अप्रॉक्स लेते हैं, तो 6 × 10⁻23 आप मान सकते हो। तो 6 से 6 से कैंसिल हो जाएगा और इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास ये निकल के आ जाएगा। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, अपने पास आ गया 1/, एक 3 0 बचेगा, है ना, 10⁻3 बच जाएगा। और एन फैक्टर यहाँ पे आयन है, आयन टू रिड्यूस इट्स एलिमेंट, तो आयन का आप यहाँ पे एन फैक्टर मान लोगे, एक ही होगा, है ना, आयन तो एक ही है, वही स्पेसिफाइड करके गिवन नहीं है। एंड आयन इज रिड्यूस टू द एलिमेंट,
सिंपल सी बात है। तो अपने पास ये डाटा निकल के आ जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। और इसी को आप चाहे लिखना चाहो 10⁻³ 0.001 आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, एन फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। देखो, अगर मान लो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, वैसे तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, पर अभी सीख लो, है ना। तो एन फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि मान लो अगर आपके पास एसिड है HCl, तो वहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा। एन फैक्टर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एन फैक्टर कितने H+ आयन देगा, 1 देगा। जैसे H2SO4 है, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2H+ देगा, ये 1H+ देगा तो एन फैक्टर 1, ये 2H+ देगा तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर बेस है तो कितना OH- से रिलीज करेगा, ये OH- कितना करेगा, 1 करेगा, तो ये एन फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर मान लो कोई सॉल्ट है ना, ये केस नंबर पहला है। अगर मान लो कोई सॉल्ट आपको गिवन है, सॉल्ट, तो एन फैक्टर क्या होता है, जो कटायन चार्ज हो या जो अनायन पे चार्ज हो, वही आपके पास एन फैक्टर। जैसे KCl है तो ये सॉल्ट है, तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। कटायन पे चार्ज 1 है और अनायन पे 1 है। तो बाकी चीज़ें अपन सीखते रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है व्हेन N2 इज़ कन्वर्टेड, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या बोला है, व्हेन N2 इज़ कन्वर्टेड इनटू NH3। ओके, N2 आपके पास NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछा है, और हमें पता है जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने में था, सबसे पहले हम एन फैक्टर निकालेंगे। अब यहाँ पे एन फैक्टर कैसे निकलेगा, सबसे बड़ा रोल ये है। तो N2 चेंज हो रहा है अपन को NH3 में, तो यहाँ पे N2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और NH3 का अपन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पे निकालना चाहें तो हम स्ट्रक्चर बना के निकालेंगे, है ना। NH3 का स्ट्रक्चर अपने पास ऐसे ऐसे और ऐसे होता है। तो अपने पास नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ पे ऐसे ये प्लस और ये +1, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा बैलेंस, तीनों हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो नाइट्रोजन पे आ गया -3। तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, हमेशा ऐसे ही निकालना है। जो एन फैक्टर अगर रिएक्शन में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ जो भी एटम आपको गिवन हो, है ना। ये मॉड्यूलस लेना है। तो यहाँ पे 0 से -3 हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 से -3, मतलब नंबर लाइन में आप ड्रॉ करोगे तो कितना होगा, 0 -1 -2 और -3। कितने का चेंज आ रहा है, चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है 3 का, है ना। 3 का चेंज आ रहा है, और नंबर ऑफ जो नाइट्रोजन एटम है, कितने नाइट्रोजन है यहाँ, इसी का निकालना है, N2 का, यही हो रहा है, NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 2 है। तो अपने पास एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपको N2 का मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना है, 28, और एन फैक्टर आपके पास कितना हो जाएगा, 6। तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा 4.67। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम बाकी एक वीडियो एन फैक्टर का हम बना देंगे आने वाले समय में, आप देख लेना उसको, ठीक है। अब ऐसा वीडियो बनाएंगे कि कहीं आपको देखने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े, जैसे हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो नहीं, ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है दोस्तों, ट्रिक एंड ट्रिप्स का लगभग 25 से 30 वीडियो होंगे। अच्छा, वहाँ पे जो ट्रिक मैंने वीडियो में बताया हुआ है वो कहीं पे फेल नहीं होते, और सारे एक्सेप्शन को इंक्लूड करके आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो वाले आप ज़रूर देख सकते हैं। बाकी नीट वालों को पता ही है, मैंने नीट एग्ज़ाम के 2 मंथ पहले मैंने लगभग 1000 क्वेश्चन कराया था, तो 2 महीने पहले 99% वही क्वेश्चन आए हैं, वही फॉर्मेट, एग्जैक्ट पैटर्न सब कुछ सेम है, मैंने प्रूफ दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। जेई वाले भाई लोग रेडी रहे हैं ना, जेई का भी अपन ने जो कराया लगभग एकदम मिलते जुलते क्वेश्चन ही आते हैं जेई में, वो है उस इस बार, लेकिन जो है कुछ अलग करने वाले हैं अपन। मैं और बॉबी सर कंटेंट अभी से तैयार कर रहे हैं, इस बार है ना दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। तो आपको, आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, लेकिन अपन जब देंगे ना तो उसको कर लेना भाई, यकीन मानो क्वेश्चन वही पैटर्न फॉर्मेट आएगा, कई क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट डाटा भी सेम हो जाते हैं, और मैंने प्रूफ दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पर हाँ 100% इस बार मैचिंग होगा फॉर्मेट। तो
तो आप उसको देख सकते हो, बाकी मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, है ना। एक बार पढ़े रहोगे तो मैं फिर जो चीज़ें बताऊंगा टू दी पॉइंट चीज़ें, ट्रिक टेक्निक सब चीज़ें आपको समझ आएंगी। उसके पहले मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमने लॉन्च कर दिया। कई लोग को पता, मेहनत तो करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम लोगों को पता है क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। कई लोग मेहनती होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता। तो हमने 99 रुपीज़ का लॉन्च किया है, और ये फ्री है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, 99 रुपीज़, ठीक है। तो उनके लिए, लेकिन हाँ पढ़ाई करना पड़ेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ज्वाइन करके मैसेज करना, आपको बता दूंगा मैं, ठीक है, कहाँ पे क्या ग्रुप है, और फिर आप बात कर सकते हैं 1 to 1 हम लोगों से। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला था, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है ना। इसको कैसे, जैसे जैसे बोला है वैसे कर लो। अपन को क्या बोला, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है, इज़ डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो आपके पास मेटल है वो क्या है, डबल है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन को, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो अपन को रिएक्शन लिखना है भाई, एक मेटल होगा और ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अपन को पता नहीं था कुछ, तो अपन ने ये लिख लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन को ये गिवन है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो ऑक्सीजन के केस में O और 2 माइनस होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा भाई 16, और डिवाइड बाई 2 ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल देखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो ये बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसका डबल है, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 8, तो ये डबल कर दो, कितना आ जाएगा मेटल का 16 आ गया, हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कैसे निकालोगे, तो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इज द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल। तो अगर आपके पास मेटल और मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकल गया, और मेटल ऑक्साइड का तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लो। तो ये अपने पास जो निकल के आ गया, ये टोटल कितना हो जाएगा 8 + 16, ये हो जाएगा आपके पास 24 आ गया। अगर 24 आ गया तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल है वो कितना गुना ज़्यादा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ किससे, मेटल से। तो हम एक बार काम कर सकते हैं, हम ऐसे निकाल सकते हैं भाई कि यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करते हैं, कलर खींच के, है ना। देखो, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपको मेटल ऑक्साइड हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड कुछ भी है अपने पास, और डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मेटल के रिस्पेक्ट में पूछा था तो आपने ये लिखो, अगर यहाँ ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन लिखते। तो अपन को पता है मेटल के इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना आ गया 24 आ गया, और यहाँ पे मेटल का कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आपके पास निकल के आ जाएगा कितना, 2 1 = 2, 2 2 = 4, और 2 8 जा, और 4 3 = 12, और 4 2 जा, तो मतलब 1.5 आ जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल के कितने टाइम्स आ गया, 1.5 टाइम्स आ गया। ऐसे ही करते, अगर मान लो ऑक्सीजन गिवन होता तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेते। तो यही पूछा था आपसे, आप ऐसे निकाल सकते हो ना। मैंने बहुत बेसिक से बताने की कोशिश की है आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी ये PDF भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप ले लीजिएगा। चलिए कोशिश करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दें, है ना, नहीं तो आपको वहाँ पे हो जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, ये भी सिंपल है। ये अब देखो नॉर्मलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी भी अगर नॉर्मलिटी का क्वेश्चन आ जाए आपको तो हमेशा आप फॉर्मूले तुरंत लिख लिया करो, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ये फर्स्ट केस के लिए है ना, सॉल्यूशन के लिए, और ये नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ये सेकेंड के लिए है। अब बाकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला चेंज भी करते रहते हैं। कभी आप नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम की जगह आप ये भी लिख सकते हो क्या, मोल, ठीक है, मोल लिख लो, और मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है भाई, कब याद रख लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जो नॉर्मलिटी होता है वही क्या होता है, मोलैरिटी होता है। और हम यहाँ पे मोल इंटू एन फैक्टर भी लिख सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ गिवन है, वॉल्यूम आपसे पूछा था, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन। तो H2SO4 के केस में अगर अप्लाई करेंगे तो नॉर्मलिटी पता था, वॉल्यूम नहीं पता था, ठीक है। वॉल्यूम हमको यहाँ पे लीटर में ले लेते हैं, चलो लीटर में मान लेते हैं, ml में निकाला है। और यहाँ पे अपन के पास मोल निकालना है, तो मोल आपको देखो दूसरे वाले का, ये आपके पास किसके, H2SO4 के लिए हम लिख रहे हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कुछ मिला के आपको बराबर करना होता है
कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कर लेना। अब यहाँ पे हमको वेट के टर्म्स में गिवन था, तो वेट क्या मोल बराबर क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट आपको गिवन था NO2 और मॉलिकुलर वेट आप निकाल लोगे, मॉलिकुलर वेट 106 आ जाएगा, ठीक है। और एन फैक्टर अगर NO2 CO3 एक तरीके का सॉल्ट आपको दिख रहा है तो ये ब्रेक करोगे तो यहाँ पे 2Na+ आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये 2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर अपन निकाल लेंगे तो वॉल्यूम ये आ जाएगा अपन को, ये ध्यान देना ये हमने यहाँ पे लीटर में लिया था, लेकिन अपन को निकालना किस में है, ऑप्शन में ml में गिवन है। तो ml में 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml होता है ना। तो ये चीज़ कन्वर्ट कर लेंगे और फाइनल आंसर अपने पास 23.6 ml आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, इसमें बोला था कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कलर चेंज करते हैं फिर से, ये वाला कलर लेते हैं इस बार, है ना। क्या बोला, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 18.9 ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है कि अनदर सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.5 ग्राम ऑफ NaOH। तो ठीक है, सिंपल है। हमेशा जब भी आपको गिवन हो तो नंबर ऑफ जो बेस हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कर लेना। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ एक तरफ हम बेस ले लें, एसिड ले लें। चलो हम यहाँ पे एक तरफ ले लिए एसिड, है ना, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ जो आपको गिवन हो बेस, यहाँ पे बेस क्या है, NaOH है। अब इसको मोलैरिटी के भी टर्म्स में आपको लिखा जा सकता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मैं सारे ही लिख देता हूँ। मोलैरिटी इंटू आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, और इंटू V1 आप लिख सकते हो। इवन ये n फैक्टर है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता है। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो मोलैरिटी, ये केस पहला है, और n फैक्टर इंटू ये आपके पास V1 है, यहाँ पे V2 है। अब कंडीशन जो गिवन हो आप अप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो और मोलैरिटी को अगर आप लिखना चाहो तो मोलैरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर होता है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे 18.9 ग्राम हो जाएगा, और वॉल्यूम 1 लीटर था। एन फैक्टर HNO3 के केस में निकालोगे तो H पे पॉजिटिव ही आएगा, तो एन फैक्टर 1 वॉल्यूम आपसे ये पूछा था V1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो 3.2 और डिवाइड बाई, अगर हम यहाँ पे कितना गिवन है 3.2 ग्राम इनटू सॉल्यूशन, मतलब देखो ये अपन ने सही किया, लेकिन दोस्तों ये मोलैरिटी थोड़ी, ये तो वेट था ना, बाकी सब सही है, फॉर्मूला सही है। अपन यहाँ गलती क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, हमने मोलैरिटी तो गिवन ही नहीं था। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से, सही। तो हमको वेट गिवन था दोस्तों, पहले हम मोलैरिटी कैलकुलेट करें। तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा, मोलैरिटी 18.9 और डिवाइड बाई HNO3 का मॉलिकुलर वेट अपन निकालेंगे। तो एक हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन आपके पास 14 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 3 × 16 हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड बाई 1 लीटर सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे 1 लिख लिया वॉल्यूम। और यहाँ पे एन फैक्टर अगर आप देखोगे तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। V1 हम मान लेते हैं वॉल्यूम है ना, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है यहाँ पे जो लिखा है लीटर में गिवन था। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे 3.2 गिवन था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपके पास NaOH था, तो 14 मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। NaOH के केस में एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही OH है, तो एन फैक्टर 1 और यहाँ पे V2 हो जाएगा। अब आप भाई V1 डिवाइड बाई V2 निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाए 3.2, इसको ऐड करके लिखना, और ये 14 और यहाँ पे आ जाएगा 63.8.9। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 14 इतना आ जाएगा, और ये रेशियो निकालेंगे तो 14:4:15 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों सही वाला खेला, है ना, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें यूज कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये गिवन था कि इफ़ 25 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन रिएक्ट्स कम्प्लीटली विथ 1.06 ग्राम ऑफ प्योर NO2CO2, व्हाट इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब ये वाला भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, दो तरीके से आप इन सबको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड H2SO4 बराबर कर लो इक्विवेलेंट ऑफ बेस Na2CO3। अब आपको पता है नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, तो इस केस में तो नॉर्मलिटी वाला अप्लाई कर लो फॉर्मूला,
है ना, नॉर्मेलिटी आपसे पूछा था। और यहाँ पे आपको वेट गिवन था, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, इससे हमारा क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। मोल इंटू क्या होता है, एन फैक्टर होता है, पता है ना। अगर मोल इंटू एन फैक्टर गिवन है, और एक फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है ना, ये भी आपको होता है, तो ये भी आप याद रखो। तो सारे फॉर्मूले कैसे लगाने, यहाँ पे n इंटू 25, अच्छा 25 ml में था तो इसको हमने 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर लिया। वेट अपने पास 1.06 और मॉलिकुलर वेट 106 होता है सोडियम कार्बोनेट का। वैलेंसी फैक्टर आपके पास 2 आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी अपने पास यहाँ पे सॉल्व करके निकल गया। तो अपने पास ये कैंसिल आउट कर लेंगे अपन। एक काम कर लेते हैं, 25 1 जब 25, 25 चौका 100, 40 हो गया। और अपने पास 1.06 मल्टीप्लाइड बाई 14 और यहाँ पे 106 मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 100 आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये अपने पास नॉर्मेलिटी पूरा अगर सॉल्व करो 0.8 निकल के आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इतना नॉर्मल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को गिवन था, द मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन इज, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। और यहाँ पे चाहे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लिख लो, लेकिन ये नहीं, एक केस में हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम को हम चेंज कर लें, मोल इंटू एन फैक्टर से अपन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन को नॉर्मेलिटी एक केस में गिवन था, कितना गिवन था, 0.2 नॉर्मल गिवन था। वहाँ पे देखो 50 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल, और ये आपके पास 50 था, ml में था तो हम लीटर में चेंज कर लेंगे 1000 से। ये लीटर में चेंज करने के लिए अपन ने कर लिया। मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट आपके पास कितना आता है, 126 आता है ऑक्जेलिक एसिड का, इसका है ना। और एन फैक्टर यहाँ पे H2C2O4 है, तो यहाँ पे 2H प्लस हो जाएगा और C2O4 2 माइनस होता है, तो एन फैक्टर यहाँ पे 2 हो जाता है, तो आपके पास 2 हो जाएगा। वेट आपसे पूछा था, वेट निकल गया 0.63 ग्राम निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली विथ 2 मोल्स ऑफ K गिवन है इन एसिडिक मीडियम। तो एक आपको ट्रिक आज फिर से सिखा देता हूँ कि बैन याद रख लो, बैन 153, ये KMnO4 के लिए ट्रिक है ना। अगर कभी एन फैक्टर आप भूल जाओ तो ये बैन 153 याद रख लेना। एसिडिक मीडियम में 5 होता है KMnO4 के लिए, बेसिक में 1 और न्यूट्रल में 3 होता है, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला था, कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ KO। तो फर्दर अपन सॉल्व करेंगे, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। दूसरे केस में ये केस 1 है KMnO4 और केस दूसरा है ऑक्सिलेट जो भी गिवन है ना। तो पहले केस में आपको मोल पूछा था, KMnO4 मान लेते हैं, और एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर 5 हो जाता है, वहाँ पे 2 मोल गिवन है। और इस केस में वैलेंसी फैक्टर जो आपका आ जाएगा, अभी के लिए मैं कहूँगा आप याद रख लो, है ना, 4 हो जाता है। बाकी मैं आपको लिखना सिखा दूंगा, वैलेंसी फैक्टर का अलग से वीडियो इन सब के लिए निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी जो निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है, कि अपने पास जो ऑक्सिलेट होता है वो C2O4 2 माइनस जैसा होता है। बाकी आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आ जाएगा 8/5 आ जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी इजी ही क्वेश्चन है। क्या बोला है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr2O7 2 माइनस नीडेड टू ऑक्सीडाइज 0.136 इक्विवेलेंट ऑफ N2। ठीक है भाई, आपको एक रिएक्शन गिवन है, उसको अपन लिख लेते हैं N2H5 प्लस, और यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस N2Cr3 प्लस और H2O गिवन है। तो यहाँ पे जितने भी कभी भी आपको एक रिएक्शन लिखी होती है ना, तो जितने टर्म्स होते हैं उनका इक्विवेलेंट ये बराबर होता है। तो इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर आप लिखना चाहो क्या, Cr2O7 2 माइनस, वो इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ किसका, यहाँ पे रिएक्शन में, तो Cr2O7 2 माइनस, तो इसका आपको गिवन था इक्विवेलेंट, कितना गिवन था, नहीं Cr2, ये मैंने 2 बार लिख दिया। N2 एक्चुअल में वो लिखना था मुझे, N2 है ना, ये N2H5 है ना इसका। तो अपन को एक का गिवन था, N2H5 का गिवन था 0.136,
ये अपने पास इक्विवेलेंट गिवन था, इस बार तो मोल वोल का लफड़ा ही नहीं, पूछा क्या था मोल, तो मोल के टर्म्स में आप इसको लिख सकते हो। पता है ना, एक तो फॉर्मूला ही मोल इंटू एन फैक्टर होता है, याद है पहले केस में, और एन इंटू एन फैक्टर दूसरा जो आपके पास कंपाउंड गिवन होगा तो यहाँ पे एन फैक्टर इंटू मोल हो जाएगा। और Cr2O7 का हमेशा क्रोमियम का जब भी कभी आपको डाइक्रोमेट आ जाए तो उसका वैलेंसी फैक्टर 6 होता है, याद रख लेना। तो 0.136 और यहाँ पे आपके पास मोल पूछा था 0.136, ये 6 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे 0.026 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज रिड्यूस टू MnO2। ठीक है भाई, KMnO4 रिड्यूस हो गया MnO2 में। द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी आपको गिवन है 0.6, मोलरिटी पूछा है। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी का एक रिलेशन होता है, मोलरिटी इंटू, अभी मैंने ऊपर आपको लिखा था कहीं पे है ना, वो यूज हो गया देख लो। तो मोलरिटी पूछा था, तो मोलरिटी का नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर हो जाएगा, नॉर्मलिटी 0.6 था। अच्छा एन फैक्टर निकालो, KMnO4 रिड्यूस हो रहा है किसमें, KMnO4 रिड्यूस हो रहा है MnO2 में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 था और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दून 2 वही 2 दूनी 4, और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 7 में से अपन के पास कितने में KMnO4 रिड्यूस हो रहा है, 7 में 4, तो मतलब एन फैक्टर निकालोगे तो कितना हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाई कितने एटम है ना। तो आपके पास कितना आ गया, 7 - 4 हो गया ये तो, और एटम आपके पास एक ही है Mn का, तो 3 आ गया। तो यहाँ पे एन फैक्टर 3, मोलरिटी निकल के आ जाएगा 0.2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, ये वाला था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल सा है, पहले आप रिएक्शन लिख लो। क्या बोला था, व्हेन BrO3 माइनस आयन रिएक्ट विथ Br माइनस आयन इन एसिड सॉल्यूशन, Br2 लिबरेट करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है जब एसिड क्या है, Br माइनस, जिसमें अगर आपको गिवन होगा और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, तो आपको एक बैलेंस इक्वेशन लिखना है। सबसे BrO3 रिएक्ट किससे कर रहा है, H+ से कर रहा है, H+ अपन ने लिख लिया, और क्या बना रहा है यहाँ पे, अब Br2 से इन आयन एसिड सॉल्यूशन है ना, Br2 बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे Br माइनस है, एसिडिक मीडियम है, Br माइनस भी तो ये गिवन है ना, रिएक्ट Br2 लिबरेट कर रहा है। अब बैलेंस करना है, यहाँ पे आपको देखो कितने ऑक्सीजन है, तो एक काम कर सकते हैं, ऑक्सीजन अपन को कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, और सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो हम कैसे, सबसे पहले यहाँ पे H2O को ऐड कर लो, H2O को ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लिया तो अपने पास हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। तो अपन क्या कर, एक काम करते हैं, यहाँ पे 6 2 जा 12 हो गया, 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 6 करना है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 2 जा 12, हाइड्रोजन इधर हो गए तो 12 अपने पास इधर भी करने, तो हमने 12 से यहाँ पे 12H+ कर लिया। Br माइनस कितने हैं, 2 Br इधर हो गए, और अपने पास 6, ये काम करते हैं 6 Br इधर कर लेते हैं, तो 6 2 जा 12, और इधर अपने पास 2 Br इधर हो गए, और 12 करना है तो 10 की और कमी है, तो अपन एक काम करते हैं 10 को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अपने पास क्या हो गया, 10 Br, ये हो गया। तो बस यही बैलेंस हो गया। अब देखो 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ब्रोमीन के लिए रिक्वायर्ड हो रहे हैं, यहाँ पे देखो 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, किसका, Br का, यहाँ पे Br माइनस में ना रिक्वायर्ड है कितने Br2 लिबरेट करने के लिए, कितने Br2 लिबरेट हो रहा है भाई, 6 मोल Br2 के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ Br क्या पूछा है, व्हेन Br2 द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KBr3 इन दिस रिएक्शन। तो या ऐसे बोल सकते हो 6 मोल Br2 में 10 मोल किसके हैं, Br माइनस के हैं। तो 1 मोल Br2 में 1 मोल, वही टॉफ़ी वाला रूल, 10 टॉफ़ी का मूल्य 20 रुपये है, तो 1 टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 6 बाई कितना आ जाएगा, 10/6 आ जाएगा। और आपसे ये Br2, ये क्या आ गया, Br माइनस आ गया है ना। अब Br माइनस आ गया, तो अब इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछा था, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे अपने पास मॉलिक्यूलर वेट m था, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑफ Br2 के लिए जो ये वैल्यू आ रही है Br माइनस की, वही अपने पास एन फैक्टर का काम कर देगा। अरे भाई 1 मोल के लिए वही तो होता है ना, चेंज इन ऑक्सीजन, तो निकालोगे इतना ही आएगा, चाहे तो आप निकाल के चेक कर लो। तो अपने पास वैसे इतना ये भाषण जो हम कर रहे थे, ये कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं दोस्तों,
अभी क्वेश्चन ये देखो सामने दिख रहा है भाई, सामने दिख रहा है। हमको क्या करना था, इसको जो KBR के फॉर्म में लिखो सीधे सीधे, है ना, इतना कुछ नहीं करना, KBR के फॉर्म में लिखो आप, कैसे जो गिवन था आपको KBrO3 है, इसमें अलग से लिखा था ना, तो कि आयन फॉर्म में, और यहाँ पे आपको रिएक्शन हो रहा है Br- से, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो आप लिख सकते हो Br2 लिबरेट कर रहा है, बस सिंपल। अब इक्विवेलेंट वेट पूछा था, इक्विवेलेंट वेट पूछा था किसका, KBrO3 का, तो मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर हो जाएगा। इसका यहाँ पे प्लस 7 नहीं है, प्लस ये अपने पास 5 है, और यहाँ पे Br कितना है, 0 है, तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, एन फैक्टर निकालोगे तो 5, और यहाँ पे अपने पास मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई 5, आंसर आ गया C। वो उतना करना ही नहीं था जो अपन सोच रहे थे ना, वो Br2 के लिए अपन निकालने लग गए थे। चलो ये वाला देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कभी कभी है ना, देख लेते। तो क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं होता हर बार आपको वो लिखना पड़े, रिएक्शन लिखना पड़े, ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं। तो वही नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बराबर करने होते हैं बेस के। चलो यहाँ पे देख लेते हैं AS2O3। अच्छा, नंबर ऑफ एसिड बेस ना गिवन हो तो नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे AS2O3 इज ऑक्सीडाइज टू H3ASO4 बाई KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अगर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम लिखा हुआ आ गया, मतलब एन फैक्टर तुरंत लिख लो, कितना हो जाएगा 5। बैन अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज बाई 1 मिलीमोल ऑफ AS2O3। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप एक तरफ आप लिख सकते हो KMnO4 और एक तरफ आप लिख सकते हो AS2O3। अब जो आपको डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर ले। मोलरिटी आपको गिवन है 0.02 मोलर, मोलरिटी होता है पता है, मोलरिटी इंटू, और मैंने क्या बोला, एन फैक्टर, एक फॉर्मूला, एन फैक्टर कितना आपको गिवन है, ये आपको गिवन है 5, ये आपको गिवन है 5, और वॉल्यूम आपसे पूछा था, वॉल्यूम हो जाता है, एक फार्मूला में आता है। H2O3 के केस में आप देख लो, तो H2O3 के केस में यहाँ पे इज ऑक्सीडाइज 1 मिलीमोल, तो मिलीमोल इंटू आप क्या लिख लो, H2O3। अब यहाँ पे आपको मोल पता है, और ये एक आप काम कर सकते हो, एन फैक्टर का फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है, मिलीमोल गिवन है। तो देखो AS2O3 ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, ये लिख लो H3, एन फैक्टर निकालने के लिए H3ASO4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये आपके पास 2 3 जा 6 और 2x, और ये आपके पास +3 आ रहा है मेरे हिसाब से, सॉल्व कर लो चाहे तो, 2x और ये 6, और ये आपके पास x बराबर +3। यहाँ पे निकालोगे तो ये आपके पास आ रहा है x बराबर निकालोगे तो ये +5 आ जाएगा, 3 और 8, हाँ +5 आ रहा है। तो एन फैक्टर निकालोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, 5 - 3 कर दो, और मल्टीप्लाइड बाई आपके पास कितने आर्सेनिक है यहाँ पे 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, तो एन फैक्टर 2 आ गया। तो ये आपके पास लिख लो 1 × 4 हो गया। वॉल्यूम 0.025 इंटू वॉल्यूम, और ये आपके पास 1 मिलीमोल था, उसको मिलीमोल था, ध्यान देना है ना, और ये आता है तो मिलीमोल, ml में आंसर आएगा वॉल्यूम, तो AB बराबर 40 ml हो जाएगा। मिलीमोल ले रहे हो तो ml में ही आएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये, इसमें क्या बोला था भाई, इन अ रेडॉक्स रिएक्शन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO2 इज फाउंड टू बी इतना, द रिएक्शन प्रोडक्ट्स माइट कंटेन। ठीक है, तो हमको HNO2 है, इन अ रिडक्स द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO2 इज फाउंड टू बी इतना, द रिएक्शन प्रोडक्ट्स माइट कंटेन। तो प्रोडक्ट अपने पास क्या हो सकता है, HNO2 से क्या बन सकता है। अब ऑप्शन ले लेते हैं, N2O, और एक जो भी है ऑप्शन N2O ले लेते हैं, और HNO3 भी ले लेते हैं। ठीक है, HNO3 भी ले लेते हैं। तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कितना आना चाहिए इस केस में, इक्विवेलेंट वेट हमारे पास जो गिवन है, इक्विवेलेंट वेट किसका, HNO2 का, वो आना चाहिए 23.5। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो हम देख लो, मॉलिक्यूलर वेट तो अपन को पता होगा, मॉलिक्यूलर वेट HNO2 का निकाल लेते हैं, कितना जाएगा, 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 32, तो ये 15 + 32 कर लो, 5 2 7 3 1 47 आ जाएगा। तो ये आ गया 47, और एन फैक्टर आपके पास कौन से केस में देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, HNO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये 1 हो जाएगा,
नाइट्रोजन और 2 2 जा 4 इतना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे +3 है और N2O में कितना आ जाएगा N2O, ये N है N2O हो गया ये अपने पास। तो ऐसे अगर हम नाइट्रोजन का निकालेंगे यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये अपने पास क्या हो जाएगा +2, यहाँ पे -1 +, तो टोटल आपके पास आ जाएगा +3 आ जाएगा, है ना। तो +3 से +3 जा रहा है और नाइट्रोजन का कोई बात नहीं। और हम HNO3 यहाँ पे अगर देख लेते हैं, HNO2 था, है ना। HNO3 का अगर देख लेंगे तो 1 और x और ये 6 हो जाएगा और अपने पास ये 0, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया और यहाँ पे कितना था 3 था। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 3 से 5 में जा रहा है, कितना चेंज हो रहा है 2 का, और एक ही नाइट्रोजन 2, तो यहाँ पे 2 आप कर दो तो अपने पास 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 आ गया भाई। HNO3 की केस में हो गया आंसर। समझ आया कि नहीं। N2O की केस में हम क्या ले रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ से +2 आ गया, एक में +2 और एक में +3, तो N2O के केस में थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है, पर HNO3 के केस में अपन ने निकाल लिया। तो N2O केस में आप एक बार फिर से निकाल के देखना N2O कहाँ गया, सॉरी ये है ना। तो ये अपन को निकालना था, थोड़ा हीट एंड ट्रायल मेथड था, आपसे आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 100 ml ऑफ ये गिवन है, ओके। सवाल पढ़ लो आप। तो सवाल दिखने में डरावने लग रहे हैं पर हैं बहुत सिंपल, ठीक है। कैसे सिंपल है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ करके। देखिए ये बोला है कि 100 ml ऑफ, ये आपको कोई भी कंपाउंड गिवन है, इज़ न्यूट्रलाइज बाई HCl टू फॉर्म NaCl AlCl3 CO2, वॉल्यूम ऑफ HCl। मतलब आपको जो यहाँ पे क्या गिवन था, जो भी आपके पास ये पहला कंपाउंड था इसको A मान लेते हैं और ये इसको B मान लेते हैं। तो हम कर लेते हैं A बराबर हम B कर सकते हैं। हमने बोला नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर एसिड बेस नहीं है तो एसिड बेस है तो एसिड बेस समझ लो। तो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन, मोलरिटी गिवन है 0.1 मान लो इसको मोलरिटी, और यहाँ पे 100 मान लो, और आपके पास इस केस में मोलरिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया। एन फैक्टर अगर आप निकालोगे तो एन फैक्टर आप पूरा कैलकुलेट, यहाँ पे AlCl3 बन रहा है तो AlCl3, यहाँ पे एल्युमिनियम +3 में है, और यहाँ पे एल्युमिनियम आपको निकालना पड़ेगा कितने में आ रहा है, तो वहाँ पे Na और AlOH ट्वाइस और CO3 था। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। सोडियम पे हो जाएगा +1, एल्युमिनियम का निकालना था, और ये अपने पास हो जाएगा हाइड्रोक्साइड पे क्या 2 ऑक्सीजन मान लो, या चाहे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और अपने पास ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और एक कार्बन पे अपन ने आप कार्बोनेट है तो कार्बोनेट पे चार्ज कितना होता है, चाहे तो वही CO3 2- आप लिख लो। तो ऐसे आप लिख के निकालोगे तो ये आपके पास, ये आपका काम है ना। और सोडियम पे आपके पास यहाँ प्लस है, यहाँ पे सोडियम का तो नहीं निकालोगे, क्लोरीन का देख, नहीं क्लोरीन नहीं, कार्बन देख सकते हो, कार्बन और जितने भी आपके पास एन फैक्टर होंगे सबको ऐड करके निकालना है तो 4 आ जाएगा। और अपने पास ये बी के केस में 0.25 ये गिवन था, यहाँ पे नॉर्मलिटी वॉल्यूम कर लो, ठीक है। और अपने पास वॉल्यूम पूछा था तो ये अपने पास वॉल्यूम 160 ml निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डाउट लगे तो आप मेरे से फिर से पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर देना। ये आप एक बार कैलकुलेट करके देखना वैलेंसी फैक्टर कितना रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा ये बोला है कि 70 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग HCl was treated with excess of KBrO3 and KBr solution. Unknown concentration of Br2 is titrated against a standard solution of 21. कुछ नहीं, मोलरिटी आपको इक्वल करना था, कुछ भी लोचा नहीं करना। देखो ये जो क्वेश्चन में बोला HCl रिएक्ट कर रहा है किससे, KBrO3 से रिएक्ट कर रहा है, प्लस KBr से क्या लिबरेट कर रहा है, यहाँ पे Br2 को लिबरेट कर रहा है, ठीक है। और वो जो Br2 लिबरेट हो रहा है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 21 ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट गिवन है। तो मतलब ये Br2 जो आपके, फिर दूसरी रिएक्शन है Br2 वो है H2O3 और 2- और यहाँ पे हो जाएगा Br-। अच्छा रेडॉक्स जब पढ़ाऊंगा ना तो अभी इन सब का तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम नहीं बता सकता, आपको टू दी पॉइंट चीज़ें बताऊँगा, लेकिन जब बताऊँगा तो एकदम पूरा डिटेल में, है ना, वीडियो बनाऊँगा।
कभी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अलग बताऊंगा और एसिड बेस का अलग बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे अपने पास जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है, HCl है, सबको इक्वल कर लो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Br2 है, जो जो रिक्वायर्ड हो आपको, जो जो गिवन हो उसको इक्वल कर लो, उसी से हेल्प से निकाल लेंगे। Na2H2 कभी ऐसा लिखा हुआ है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसे रिएक्शन में सोडियम थायोसल्फेट हो 2 बार रिएक्शन में यूज हो तो ऐसे कर लो। अब ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट बात एक ही है। तो यहाँ पे आपके पास 70 ml गिवन था, तो 70 को हम किस में चेंज कर लेंगे, लीटर में। 1000 से डिवाइड कर लिया। मोलरिटी अपन को नहीं पता था, HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। और यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Br2, तो Br2 का कुछ यहाँ पे डाटा गिवन था, 21 ml ऑफ 2 मोलर सोडियम। Br2 नहीं गिवन था, लेकिन सोडियम थायोसल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ 20 गिवन था, तो 21 और डिवाइड बाई 1000 कर लोगे। और यहाँ पे आपके पास सोडियम, ये याद रख लो, इसका एन फैक्टर हम बताऊँगा एक रिएक्शन से कैसे निकलता है। यहाँ पे क्या जाएगा, 2 आ जाएगा और अपने पास 2 मोलरिटी तो आपके पास गिवन था, है ना। एन फैक्टर 1.5 होता है और 1 समथिंग आता है 1, वो मैं आपको बताऊंगा। 2 मोलर तो आपको गिवन था, एन फैक्टर 1 आता है, हाँ 1.5 आता है। और मल्टीप्लाई सोडियम कितने सल्फर है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 5 तो 1 आता है ना। हम समझ गए, वो रिएक्शन में आप जब सॉल्व करोगे तो वैसे आता है, मैं आपको बता दूंगा। तो अपने पास मोलरिटी आ गया और मोलरिटी यहाँ से 0.6 मोलर निकल के आ जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा ये वाला। अब देखो, दिखने में डरावने क्वेश्चन है पर हैं बहुत सिंपल, ठीक है। क्या पूछा है आप ये पढ़ो। देखो क्या गिवन है, एन एलिमेंट ए, ठीक है, इन अ कंपाउंड ABD, कोई कंपाउंड है, हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर AN-, ठीक है, N- गिवन है। इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाई Cr2O, ठीक है, Cr2O7 से ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। आपके पास AN- है ना, ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। और ये हमेशा किस में जाना चाहेगा, +6 से ये जाना चाहेगा +3 में जाना चाहेगा। ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A और प्लस मान लेते हैं, कोई अपन को पता नहीं था, +X, ठीक है। तो अपन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या कर, इक्विवेलेंट वेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या कर लेंगे, Cr2O7 2- बराबर कर लेंगे इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, चाहे इक्विवेलेंट आप, है ना, जो भी होते हैं। मैंने बोला ग्राम इक्विवेलेंट आप सबका बराबर कर सकते हो, एक ही बात है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे आपको देखो कुछ डाटा गिवन है कि इन एक्सपेरिमेंट 1 पॉइंट इतना ये मोल आपको गिवन है K2 से, ये K2Cr2O7 मतलब यही डाटा है ना, पूरा इसको लिखोगे तो वही हो गया K2, है ना, चार्ज फॉर्म में लिखा है तो इसको Cr2O7 2- लिख दिया है। तो अपने पास ये हो जाएगा 1.68 नंबर ऑफ मोल्स 10⁻³ हो जाएगा। और यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर निकालोगे, +6 से +3 में जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और 2 क्रोमियम है तो 2, तो ये 6 हो जाएगा। तो अपने पास मल्टीप्लाइड बाई 6 हो गया, समझ आया। तो आपको वो वाला फार्मूला लग रहा है, मोल इंटू एन फैक्टर वाला, ठीक है। तो यहाँ से और A- के केस में आप देखोगे ये भी आपको गिवन है, मोल इस केस में 3.26 इतना आपको ये गिवन है। और हमको वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे नहीं पता है इसका, तो एक काम कर लेते हैं, अपन को चेंज कितना हो रहा है, चेंज दोनों को ऐड कर लो भाई, अपन को नहीं पता तो N- है और अपने पास ये इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो अपने पास कितने से चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये N+X हो जाएगा। तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 बराबर आ जाएगा N+X आ जाएगा, और X बराबर आप निकालोगे तो 3 - N आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 3 - N हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा भाई आपके सामने ये, इसको किस तरीके से अपन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, MnO4 इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन डिफरेंट चेंजिंग, MnO4- to Mn2 में जा रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर तो ठीक है भाई, MnO4 से वैसे तो आपको ये रटा दिया है पहले ही, पर फिर से देख लो, Mn2 में जा रहा है तो यहाँ पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास X - 8 और -1 तो कितना हो जाएगा +7, और यहाँ पे +2 है तो ये कितने का चेंज हो रहा है, 5 का चेंज हो रहा है। तो बाकी के ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो कैंसिल। अब दूसरा भी चेक कर लो, MnO4 2- आपको गिवन है, तो 2- ये किस में हो जाएगा, बाकी सेम ही गिवन है ना। तो MnO4 2- मतलब इधर आप निकालेंगे X और 8A-2 हो जाएगा, तो X बराबर कितना हो जाएगा +6। तो 7 से +6 में जा रहा है भाई, वही है ना, यहाँ पे आपके पास सेम ही है, ये ऐसा बोल रहा है MnO4 माइनस है इसमें जा रहा है, तो ये +7 में +6 में जा रहा है तो कितना हो जाएगा 1 का आ जाएगा।
तो 5 1 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन इतना, तो ये तो सबसे हल्का सवाल था, CrNH3 4 और यहाँ पे Cl2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्रोमियम को X मान लो, अमोनिया न्यूट्रल होता है तो 0 × 4 हो जाएगा, क्लोरीन पे -1 होता है लेकिन 2 क्लोरीन है, और ओवरऑल आपके पास कितना है +1 है। तो X बराबर आ जाएगा कितना, X बराबर -2 और यहाँ पे +1, X बराबर आपके पास 3 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ये सही। बाकी आप हमें इस पे देख सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप सब कुछ दे दूंगा, और हाँ कहीं पे आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों देखो ये रिवीजन चल रहा है तो इसमें अपन कोशिश करते हैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करें, पर कहीं पे अगर आपको जल्दी लग रहा है तो मैं आपको पहले तो पूरा चैप्टर पढ़ो, है ना, कब को ऐसे नहीं देखो कभी भी, और फिर भी डाउट है तो उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा, इक्विवेलेंट का, एसिड बेस का अलग, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का अलग, तो वहाँ पर डिटेल बताऊँगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी चीज़ सीखने को मिली। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।